मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को आईपीसी की श्रृंखला में जो अभी तक 3 चैप्टर पढ़ा है उसके आगे से आज चौथा चैप्टर पढ़ाना शुरू करूंगा। यूपीएसआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण आईपीसी की जानकारी जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आज देखते हैं चौथा चैप्टर, अध्याय 4, आईपीसी का अध्याय 4, जिसमें बताया गया है सामान्य अपवाद। सामान्य अपवाद धारा 76 से 106 तक, इसमें सामान्य अपवादों के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत बताया गया है जब किसी व्यक्ति के द्वारा अपने बचाव के लिए या दूसरे के बचाव के लिए या फिर नेक नियत से कोई कार्य किया जाता है और जिसमें शरीर संबंधी अपराध या उपहात पहुंचती है या मृत्यु कारित हो जाती है, तो वो उनसे कैसे बचेगा या कैसे उसके बारे में बचाव बताए गए हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। किस धारा में क्या चीजें बताई गई हैं, कहां पर क्या बताया गया है। जैसे धारा 82 इसकी उठा करके अगर हम देखते हैं तो धारा 82 में बताया गया है 7 वर्ष से कम अगर कोई शिशु अपराध करता है, 7 वर्ष से कम अगर कोई शिशु अपराध करता है तो उसका अपराध नहीं माना जाएगा। क्या बताया गया है? तो उसका अपराध नहीं माना जाएगा, चाहे जो भी उसके द्वारा घटना कारित की गई हो। 7 वर्ष से कम का अबोध बालक होता है, नासमझ होता है, उसको पता नहीं होता है क्या सही है क्या गलत है, इसलिए उसको अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं करते हैं। धारा 83 7 वर्ष से 12 वर्ष तक का कोई बालक अगर अपराध करता है तो इसमें माफ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर बालक अपरिपक्व है, उसकी समझ नहीं है इसके बारे में क्या गलती है कि नहीं गलती है, क्या सही है क्या गलत है, तो माफ है। लेकिन बालक अगर परिपक्व है, वो जानता है कि यह काम करना गलत है, उसके बावजूद यह काम करता है, तो उसके लिए अपराध माफ नहीं होगा। यह किस धारा में बताया गया है? धारा 83 में बताया गया है। इसके बाद धारा 84 में पागल व्यक्ति से संबंधित है। पागल व्यक्ति, अगर पागल व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसका अपराध नहीं माना जाता है, यह अपवादों में शामिल किया गया है। फिर धारा 85, धारा 85 में है नशे की हालत में। नशे की हालत में अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में कोई अपराध करता है तो उसका अपराध नहीं माना जाता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में, ये नहीं कि जाकर के ड्रिंक पियाए और जान रहे कि और किसी की हत्या कर दिए, या नशा ले लिए और किसी की हत्या कर दिए। ऐसी कंडीशन होती जो जानता नहीं और उसके द्वारा अपराध हो जाता है। उसको नशा था लेकिन उसे समझ नहीं थी, उस समय ऐसी कंडीशन में नहीं था कि उसे पता हो कि ये सही है कि गलत है, और उसके द्वारा अपराध हो जाता है, चोट पहुंच जाती है, किसी को उपहाति हो जाती है या किसी की मृत्यु कारित हो जाती है, तो उसे अपराध नहीं माना जाता। इन्हीं सामान्य अपवादों के बीच में ही डॉक्टर को छूट मिली हुई। डॉक्टर कोई ऑपरेशन करता है, किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है, तो उसे अपराध नहीं माना जाता है। कोई स्त्री गर्भवती है और उस बच्चे के कारण अगर ऑपरेशन नहीं करता है तो उस बच्चे के कारण
उस माँ को हानि पहुंचेगी, उसकी मृत्यु कारित हो सकती है। और बच्चा प्रीमेच्योर है या जन्म लेने की स्थिति में नहीं है, 3, 4, 5 महीने का है, तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके उस स्त्री को बचा सकता है। और बच्चे की अगर डेथ हो जाती है तो वो कोई अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें नेक नियत से किया गया है। ऐसे कार्य जो नेक नियत से किए जाते हैं वो अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। फिर अगली धारा इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धारा 100। इसमें बताया गया शरीर संबंधी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमलावर की मृत्यु कारित करने का, बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 100 कहती है शरीर संबंधी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमलावर की मृत्यु कारित करने का। कब आप किसी हमलावर की मृत्यु कर सकते हैं और आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है, धारा 100 के तहत आपको छूट दी गई है। अगर धारा 100 के तहत कोई कार्य होता है तो आपको वो कार्य साबित करना होगा कि हमने इस धारा 100 के तहत ये कार्य किया है, आपको उसके द्वारा छूट मिल जाएगी। जिसमें हमलावर की मृत्यु हो जाती है, आप हमलावर की मृत्यु कारित कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, तब भी आपको धारा 100 के तहत छूट मिलेगी। इसमें देखते हैं किस प्रकार से छूट मिलती है और किस किस चीज में छूट मिलती है। ये नहीं मारपीट हो रहा, आपने उसकी हत्या कर दी और आप छूट की उम्मीद करें। गाली गलौज की, आपने हत्या कर दी, ऐसा कुछ नहीं होता। देखते हैं इसमें 7 प्रकार से आपको छूट मिल सकती है। कितने प्रकार से? 7 प्रकार से छूट मिल जाएगी। वो कौन से प्रकार हैं देखते हैं। 7 प्रकार कौन कौन से हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा, आगे बता रहा हूं मैं, या इस तरफ देख लीजिएगा। 7 प्रकार। नंबर 1, आपके ऊपर हमला हो गया, हमला कर दिया गया और आपको लगता है कि मेरी अब हत्या हो जाएगी, मैं किसी भी प्रकार से बचूंगा नहीं, तो आप हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं। इसमें आपको छूट दी गई है। नंबर 2, घोर उपहात। साधारण उपहात नहीं, साधारण चोट नहीं, घोर उपहात की बात कर रहा है। हमलावर के हाथ में कोई ऐसा हथियार है जिससे आपको वो अपंग कर सकता है, आपके हाथ पैर काट सकता है, सर फोड़ सकता है, जिससे आपकी मृत्यु हो सकती है, मृत्यु कारित हो सकती है, तब आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हैं। या आपको ऐसी घटना में आपको छूट मिल जाएगी। आपके द्वारा अगर ऐसा कार्य घटित हो जाता है कि उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, आप उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि इसकी हम हत्या करेंगे बचने के लिए। आपसे ऐसा कार्य अगर हो जाता है तब आपको इसके तहत छूट मिल जाएगी। नंबर 3, बलात्कार। अगर किसी के साथ बलात्कार हो रहा, उसने बलात्कार करने वाले की हत्या कर दी, तो धारा 100 के तहत उसको छूट मिलेगी। नंबर 4, अप्राकृतिक संबंध। जिसका वर्णन आगे धारा 377 में आएगा।
इसके तहत अगर कोई कार्य होता है तो आप ऐसे व्यक्ति की आप हत्या अगर हो जाती है आपके हाथों से है तो आपको धारा 100 के तहत छूट मिलेगी। नंबर 5 की बात करें, अपहरण या व्यपहरण। आपको किडनैप कर लिया जाता है, आपको कहीं से भी कोई सहायता मिलने की उम्मीद नहीं, कहीं से भी कोई बचने की उम्मीद नहीं है, और ऐसी स्थिति में आपको आपके हाथों किडनैपर की हत्या हो जाती है तो आपको धारा 100 के तहत उसकी हत्या के मामले में आपको छूट मिल जाएगी। नंबर 6, बंदी। अगर आप बंदी बना लिए जाते हैं, कहीं से भी आपको कोई सहायता नहीं मिल रही है, किसी भी लोक सेवक की सहायता नहीं मिल रही है, आप उससे बचना चाहते हैं और आपके हाथों से उसकी हत्या हो जाती है तो आपको इसी धारा के तहत आपको छूट मिलेगी। नंबर 7 जो नए तरीके से जोड़ा गया है, तेजाब। तेजाब फेंकना या कोशिश करना, ऐसी कंडीशन में अगर किसी के ऊपर फेंका जाता है और आपके हाथों से उसकी हत्या हो जाती है तो आपको धारा 100 के तहत शरीर संबंधी प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार में हमलावर की मृत्यु कारित करने के तहत आपको छूट मिलेगी। ये 7 प्रकार से किसी भी व्यक्ति को छूट मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये धारा है, आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना है कि किस धारा के तहत शरीर संबंधी प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार हमलावर की मृत्यु कारित करने का छूट है। तो धारा 100 के तहत किस किस मामले में हमला, घोर उपहात, बलात्कार, अप्राकृतिक संबंध, अपहरण या व्यपहरण, बंदी होने पर, और तेजाब अगर कोई फेंकता है तो उसके ऊपर। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसकी अगली धारा की अगर बात करें कौन सी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। धारा 103 यह शरीर संबंधी था, बस 103 में बताया गया है संपत्ति संबंधित। संपत्ति संबंधी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, इसमें भी मृत्यु कारित करने की आपको छूट मिली हुई है। कौन कौन सी कंडीशन है इसमें भी देख लेते हैं। जैसे लूट है, लूट में आपको मिली। दूसरा, रात्रि गृह भेदन, आपके घर में डाकू घुसा है, गृह भेदन हो गया है आपके घर में और आपका परिवार की जान खतरे में है, संपत्ति खतरे में है, आपके द्वारा संपत्ति को लेकर के भाग रहा है, आपने उसके ऊपर फायर झोंक दिया तो आपको इसी के तहत छूट मिली हुई है। नंबर 3, आग द्वारा रिष्टि। नंबर 3, आग द्वारा रिष्टि के मामले में। नंबर 4, चोरी। और नंबर 5 जो है, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ से अगर नुकसान पहुंचा रहा है, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ से अगर आपकी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो आपको इसके तहत छूट मिली हुई है। ये 5 कंडीशन हैं जिसमें संपत्ति संबंधित छूट मिली हुई है। शरीर संबंधी किसमें है, 100 में, और संपत्ति संबंधी 103 में, धारा 103। ये संपत्ति संबंधी सामान्य अपवाद आपको ध्यान रखना है किस अध्याय में दिए गए हैं, तो अध्याय 76 से 106 के तहत सामान्य अपवाद बताए गए हैं और अध्याय 4 है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण धारा थी वो मैंने आपको बता दी। और अगला अध्याय की बात करेंगे तो वो देखते हैं क्या कह रहा है।
अध्याय 5, इसमें दुष्प्रेरण बताया गया। दुष्प्रेरण धारा 107 से 120 तक, कहां तक है? धारा 107 से 120 तक। जो इसमें इंपॉर्टेंट धारा है उनके बारे में केवल हम देखेंगे। धारा 107 दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण से तात्पर्य है कि अगर कोई कार्य विधि विरुद्ध किया जा रहा है और वो कार्य जो है उसको बोलेंगे, योजना जो बनती है उसको बोलते हैं दुष्प्रेरण या दुष्प्रेरणा। विधि विरुद्ध है, नियम विरुद्ध है। और करने वाले लोगों को बोलते हैं दुष्प्रेरक। बस इतनी सा अंतर ध्यान रखना है आपको। अगर कोई कार्य विधि विरुद्ध किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं दुष्प्रेरण या दुष्प्रेरणा, और जो ऐसा कार्य करते हैं उसको बोलते हैं दुष्प्रेरक। दुष्प्रेरण जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, उकसाकर। किस प्रकार से भैया? उकसाकर। नंबर 2, षड्यंत्र द्वारा। नंबर 2, षड्यंत्र द्वारा। और नंबर 3 जो है वो सहायता द्वारा। दुष्प्रेरण कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से होता है। एक, उकसाकर, किसी को उकसा दिया कि ऐसा आप कार्य करिएगा। दूसरा, षड्यंत्र द्वारा, षड्यंत्र बनाए, योजना बनाई पूरी, उसके तहत दुष्प्रेरण किया। देश विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, नियम विरुद्ध सारे जितने कार्य होते हैं ये सब इसी में आ जाते हैं। और तीसरा, सहायता दे करके। कोई बाहरी व्यक्ति आया है, उसको हमने सहायता दे दी, उसके माध्यम से ये दुष्प्रेरण होते हैं। और धारा 108 कहती है दुष्प्रेरक। जो लोग ऐसा कार्य करते हैं उनको करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? दुष्प्रेरक। यह धारा 108 में बताया गया है। ये 2 ही धारा भैया आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, उनको नोट कर लीजिए, देख लीजिएगा। बहुत आसान चीज होती है आईपीसी, बस समझने का खेल है। धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगला अगर अध्याय करें तो 5A है, उसके बारे में देखते हैं। पांच ए, आपराधिक षड्यंत्र। इसमें 2 धाराएं हैं। एक 120A, 120A। इसमें बताया गया अपराध के षड्यंत्र की परिभाषा। अपराध के षड्यंत्र की परिभाषा के बारे में इसे बताया गया है। इसे बताया गया है कोई भी ऐसा अवैध कार्य जो अवैध साधनों के द्वारा किया जाता है, जो सरकार के विरुद्ध होता है, उसको बोलते हैं आपराधिक षड्यंत्र। कैसा हो कार्य? अवैध कार्य हो, और अवैध साधनों के माध्यम से। अगर ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? आपराधिक षड्यंत्र बोलेंगे। ध्यान रखें। 120B में इसकी सजा बताई गई है। इसकी सजा के बारे में बताया गया है 2 या 2 वर्ष से अधिक सजा इसमें दी जाती है अगर कोई ऐसा कार्य करता है। 2 या 2 वर्ष से अधिक सजा।
या जिस प्रकार का षड्यंत्र होगा उसके हिसाब से सजा। उसके अकॉर्डिंग इसमें सजा देंगे। अगला अध्याय अगर हम देखें तो अध्याय 6 है, जिसमें बताया गया है, अध्याय 6 में देखते हैं राज्य के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध अगर कोई कार्य किया जाता है, आपराधिक षड्यंत्र किया जाता है, तो उसके बारे में यहां पर बताया गया है धारा 121 से 130 के बीच में। आपको एक धारा इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, 124 का, जिसमें बताया गया है राजद्रोह। सरकार के खिलाफ या देश की नीतियों के खिलाफ किसी भी प्रकार का अवैध कार्य, किसी भी प्रकार का कैसा कार्य? अवैध कार्य, जो बोलकर या लिखित या इशारे से किया जाता है, उसको राजद्रोह की श्रेणी में शामिल करेंगे। बोलकर हो सकता है, लिखित हो सकता है, या इशारे से हो सकता है। अगर ऐसा कोई कार्य किया जाता है सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ, अगर कोई कार्य आपने ऐसा किया है तो आपको राजद्रोह की श्रेणी में डालेंगे। यह धारा 124 का कहती है। इस अध्याय में सबसे इंपॉर्टेंट 124 का ही है। फिर अगले अध्याय की बात अगर हम भैया करते हैं तो अध्याय 7 आ जाता है। अध्याय 7 में देखते हैं क्या क्या बताया गया है। अध्याय 7 है सेना से संबंधित। एक 131 से 140 तक सेना से संबंधित है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं धाराएं हैं, इसमें आपको केवल याद रखना है कि अध्याय 7 में क्या बताया गया है। तो सेना से संबंधित अपराध बताए गए हैं। एक धारा आपको याद रखनी है, धारा 136 देख लेते हैं। धारा 136, इसमें बताया गया है भगोड़े सैनिक को शरण देना। किसी भगोड़े सैनिक को अगर आप शरण देते हैं तो वह अपराध है। इस अध्याय में यही चीज बताई गई है। हमने अध्याय आज 4, 5, 5A, 6 और 7 देखा। अध्याय 8 को मैं कल देखूंगा। इसके अलावा आप लोग इसको अच्छे से देखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा जरूर। हर हाल में आप इसको रिवीजन करते रहिएगा समय रहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को आप रुक करके बार बार रिपीट करके जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये चीज नई है और एग्जाम में ये सारी चीजें पूछने वाली हैं। आपको ध्यान अच्छे से रखना है, इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। साथियों, मेरे चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा। धन्यवाद।